जी हैं, कह रही हैं कि एक पिता है जो कि अपनी बेटियों को तो शिक्षा भी दे रहा है और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बना रहा है, उन्हें प्रगति भी करने दे रहा है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग रहा है। पत्नी को 10% भी उसने ना आज़ादी दी, न शिक्षा, न स्वतंत्रता। तो पुरुषों का पत्नियों के प्रति इतना पूर्वाग्रहग्रस्त क्यों होता है व्यवहार? आप खुद ही समझ जाएंगे ना। बेटी है, पत्नी है, हैं तो दोनों महिलाएं ही, पर एक के साथ देह का संबंध है। जो सबसे फंडामेंटल अर्ज होती है बॉडी की, वो तो यही होती है ना, कॉन्टिन्यूटी। तो उसमें एक आती है भूख और एक आता है सेक्स। और प्रयोगों ने बताया है कि कई बार तो ऐसा होता है कि सेक्स की भूख पेट की भूख पर भी हावी हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग करा था, तो उसमें कुछ चूहे उसने लिए थे और उन चूहों के साथ ऐसी व्यवस्था करी कि जब वो एक बटन दबाते थे तो उनको काम सुख का अनुभव होता था, ऑर्गेज़मिक अनुभूति होती थी। ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चूहों ने पहले तो संयोग से वो बटन दबाया, एक कि रहे होंगे किसी डब्बे के अंदर, किसी प्रयोग की सीमा के भीतर उनको रखा गया होगा। पहले तो संयोग से दबाया, पर उससे उनको जब काम सुख की अनुभूति हुई तो उन्होंने बार बार उसको दबाना शुरू कर दिया। उनमें से कई मर गए क्योंकि उनको इतना सुख मिल रहा था उस बटन को दबाने से कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। वो बस बार बार जाते उसको दबाते, बार बार जाते उसको दबाते। तो ये जो सेक्सुअल अर्ज है ये इतनी भारी हो सकती है कि ये जो दूसरी स्ट्रांग अर्ज होती है फिजिकल कॉन्टिन्यूटी की, खाना मिलता रहे ताकि शरीर चलता रहे, ये उस पर भी हावी पड़ सकती है। आदमी खाना पीना भी छोड़ सकता है सेक्स के लिए, ये इतनी स्ट्रांग अर्ज होती है। और सेक्स कैसे मिलेगा अगर आपका जो सेक्स का विषय है उसके छितरा जाने का, इधर उधर भाग जाने का, छिटक जाने का खतरा हो? तो सांस्कृतिक रूप से भारत में ही नहीं दुनिया भर में जो मादा रही है उसको बांध कर रखने का चलन रहा है। और मादाएं भी अपनी ओर से फिर जो नर होता है उसको बांधती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दो तरफ से बांधा जा रहा है, दोनों ओर से बांधा जाता है। और भारत में नहीं दुनिया भर में होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, निर्भर इस पर करता है कि दिमाग कितना खुला। जिसका आपके साथ एक बार स्वार्थ का रिश्ता बन गया ना, वो फिर आपको आज़ादी नहीं दे सकता। जिस चीज़ पर आप निर्भर हो गए किसी वजह से, उस चीज़ को आप आज़ाद अब कैसे उड़ने दोगे? आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। वो चीज़ आज़ाद उड़ गई तो आपका सुख भी उड़ जाएगा। इसलिए पतियों को बहुत मुश्किल होता है पत्नियों को पर दे पाना, और पत्नियों को भी अच्छा नहीं लगता पति ज़्यादा उड़ने लगे तो। दोनों ओर की बराबर की बात। और पत्नियां चूंकि थोड़ा कमज़ोर होती हैं हर दृष्टि से, तो पतियों को ज़्यादा रोक नहीं पाती। पतियों के पास रोकने के तरीके होते हैं तो रोक लेते हैं पूरा। अच्छा करा आपने कहा कि बेटी को तो उतना नहीं रोका, बीवी को इतना क्यों रोका? क्योंकि बीवी के साथ जो रिश्ता है वो बेटी के साथ नहीं है। हाँ, अब बेटी जिसकी बीवी बनेगी वो बेटी को भी रोक लेगा, क्योंकि उसका आपकी बेटी के साथ वही रिश्ता होगा जो आपका अपनी बीवी के साथ है। और इनमें से बहुत सारी जो बदतमीजियाँ होती हैं उनको हम महिमा मंडित कर देते हैं प्रेम का नाम दे करके कि ये तो प्रेम है। वो प्रेम कहीं से नहीं है भाई, आपको बांध के रखा जा रहा है। और कारण बहुत साफ दो टूक भाषा में बोला जाए तो सेक्सुअल है और कुछ भी नहीं है।
जी हैं, कह रही हैं कि पिछले सत्र में आपने समझाया था कि कुछ गलत हो तो उसे बंद करना होता है, विकल्प नहीं ढूँढना होता है। मैं अपना समय इंस्टाग्राम में बर्बाद करती हूँ, तो उसे बंद करने का मतलब होगा कुछ ना करना, तो मुझे कोई तो विकल्प चाहिए होगा। क्या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको इंस्टाग्राम नहीं बंद करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम बंद करना है। इंस्टाग्राम कोई एक चीज़ थोड़ी होती है। आपका इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम से बहुत अलग है। लोग इस हद तक सतर्क होते हैं कि उनको अगर कोई उनका दोस्त यार कोई फालतू की इंस्टाग्राम रील भेज देता है तो उसको खोलते नहीं हैं। कहते हैं इसको खोल दूंगा तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये पकड़ लेगा कि मैं इसी तरह का सामान देखने में उत्सुक हूँ, और फिर वो मेरी फीड में ऐसी ही रील्स भेजेगा। आप इंस्टाग्राम को जैसा समझ रही हैं या जैसा आपका अनुभव रहा है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम उससे बहुत अलग चीज़ हो सकती है किसी और के लिए। उसकी फीड में दूसरी चीज़ें आएंगी क्योंकि उसने सदा से दूसरी चीज़ें ही पसंद करी हैं, तो उस इंस्टा का जो एल्गोरिदम है वो उसको बिल्कुल दूसरी चीज़ें दिखाता है। आप बेहतर चीज़ें देखना शुरू करिए ना। हम भी तो इंस्टाग्राम पर हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ हम ही अच्छे हैं। 100 और चीज़ें हो सकती हैं इंस्टा पर जो अच्छी हों, आप उन्हें देखिए। वही सब आएंगी एक के बाद एक कतार में, जो पूरी फीड होती है उसमें। इंटरनेट इस संसार की तरह होता है, लगभग अनंत। उस पर सब कुछ है। सुसंगति करना चाहें वो भी है, कुसंगति करना चाहें तो वो भी है। ये तो आपके ऊपर है कि आप वहाँ से उठा क्या रहे हो। हुँ? अच्छी चीज़ें देखिए, मिलेंगी, हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अपना चुनाव, अपना स्वाद, अपना टेस्ट बेहतर करने की ज़रूरत है। ये भी मत भूलिए कि घटिया चीज़ें आप जितना ज़्यादा देखती हैं उतना ज़्यादा फैलती हैं। एल्गोरिदम को भी लगता है कि यही चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है तो उसको और फैला देता है। हमारे सामने कितनी बड़ी तो समस्या आती है। जितने अच्छे से अच्छे हमारे वीडियो होते हैं, वो चूँकि अलग किस्म के होते हैं, उस तरह की सामग्री होती ही नहीं है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उनको समझ ही नहीं पाता। जब समझ ही नहीं पाता तो आगे ही नहीं बढ़ाता, आगे नहीं बढ़ाता तो उसके व्यूज़ कम रहते हैं। व्यूज़ कम जब देखता है एल्गोरिदम तो उसको और नहीं आगे बढ़ाता। अच्छी चीज़ को आप व्यूज़ दे दीजिए तो वो आगे बढ़ने लगे थोड़ा। घटिया चीज़ को व्यूज़ दोगे वो आगे बढ़ जाएगी। इंस्टाग्राम छोड़ना होता तो सबसे पहले मैंने छोड़ा होता ना। इंस्टाग्राम पर तो आपकी संस्था ने बाकायदा जंग लड़ी है, बहुत संसाधन लगाए हैं। कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं होती, उसका सदुपयोग करना सीखिए, सब काम आएगा। उसी लोहे से जंजीर भी बनती है और शमशीर भी बनती है। बंधन भी बनता है और बंधन काटने वाली चीज़ भी बनती है। लोहा तो वही है, लोहा थोड़ी त्यागना है। पर जंजीर की जगह उसको शमशीर में तब्दील कर दीजिए, गलाना पड़ेगा थोड़ा। मैं आपकी किताबों को पढ़ती हूँ तो कोई सॉन्ग मैच होता है उन पर तो उसका शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ। इसकी ऐसी लत लग गई है कि नहीं बनाऊँ तो बेचैनी होने लगती है। तो बनाइए ना, उसमें क्या समस्या है। अभी जो ऊपर प्रसाद जी कह रहे थे यही तो बात थी कि कुछ ऐसा डालना होता है कि लोग देखें भी। तो अगर आप फिल्मी गीतों के माध्यम से कोई संदेश पहुंचा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। साधन की उपयोगिता ही प्रमाण होती है उसकी श्रेष्ठता का। अगर साधन अपना काम कर ले जा रहा है तो हमें ये क्यों सोचना है फिर कि अरे वो फिल्मी गीत ही तो है। फिल्मी गीत है लेकिन वो लोगों तक वो संदेश पहुंचा पाया जो आपको पहुंचाना था, तो उसमें क्या बुराई हो गई। हुँ?
हैं, कह रही हैं कि मेरी भाषा ही बदल गई है। आसपास के लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी होकर के तू बिल्कुल तू तड़ाक पर आ गई है, पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी, सभ्य थी। मैं अब सिर्फ अपने सलाहकार और आपके लिए आप शब्द का प्रयोग कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो सब साधारण लोग हैं इन्हें आप कैसे बोलूँ। ये सब तो मेरे ही तरह हैं, बिखरे उलझे माने झुन्नू लाल, तो इन्हें इज्जत क्या दूँ। मैं बाहर जाती हूँ तो लोगों के सामने या तो चुप रहती हूँ, और अगर बोलना होता है तो मैं उनसे बहुत इज्जत से नहीं बात कर पाती। अब इसके बाद मुझे कुछ अपराध बोध भी आ जाता है, तो सहायता करें। अह, क्या सहायता करूं। दूसरे को आहत करने के लिए खुद आहत होना ज़रूरी है ना। अपने को इतनी चोट क्यों लगे उससे कि उसको फिर आहत करें। हम्म? जिसकी बातों से या हरकतों से बुरा लग गया होता है, फिर हम चाहते हैं कि अब हम उसको बुरा लगवाएं, तो उसको हम तू बोल देंगे या कोई बेइज्जत करने वाली बात बोल देंगे। अगर वो सामने वाला सचमुच झुन्नू लाल है तो हमें उसकी किसी भी बात का बुरा लगे ही क्यों। अजनबियों से अगर मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण लूँ तो मैं तो कभी बदतमीजी से बात नहीं कर पाता, बल्कि जो अपने होते हैं उनको मैं डांट दूंगा, उन पर आवाज़ उठा दूंगा। पर अगर बाहर तो साधारण कोई सब्जी वाला हो, कोई रिक्शे वाला हो, तो तू तो मुझे नहीं याद आता मैंने कभी उसे बोला होगा। तुम बोल दूंगा, और उम्र अगर उसकी ज़्यादा है तो आप भी बोल दूंगा। हाँ, वो मुझसे फिर जुड़ने लगे, बात करने लगे, यात्रा लंबी हो, बात करते करते वो सचमुच समाधान मांगने लगे, तब हो सकता है कि मैं उसे कुछ कड़वी बातें बोल दूं। सबको तो क्यों कड़वा बोलें। आमतौर पे हम कड़वा बोलते भी इसलिए थोड़े ही हैं कि उसका कुछ कल्याण हो जाए। आमतौर पे हम इसलिए बोलते हैं कि तूने मुझे हर्ट किया, अब मैं तुझे हर्ट करूंगा। हर्ट होने की ज़रूरत क्या है। कभी कड़वा बोलो भी तो इसलिए बोलो कि उसका भला हो जाए, इसलिए नहीं कि खुद हमें चोट लग गई थी तो तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। कभी किसी को थप्पड़ मारो भी तो इसलिए कि उसका भला हो जाए, बदला लेने के लिए नहीं। हम्म? दुनिया इतना भी नहीं डिजर्व करती कि इसे खुद को हर्ट आहत करने का अधिकार दो। वो अधिकार भी किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। हर आदमी को थोड़ी ये हक दे सकते हैं कि आ जा और तू मुझे चोट दे दे। वो क्या है, क्यों उनको हम ये हक दें। वो तो अपनों को हक दिया जाता है ना, या किसी में कोई श्रेष्ठता हो तब उसे ही हक दिया जाता है। यानी गुरु ही मन का विषय बन जाए तो मार्गदर्शन करिए। तो गुरु जिस चीज़ का प्रतिनिधि है उससे और जुड़िए ना। बात सुन लीजिए, बात पढ़िए और पढ़िए, अच्छा ही होगा, शुभ है। गुरु माने क्या होता है, कोई आवाज़, कोई व्यक्तित्व तो नहीं। जो बात कही जा रही है वही है ना? उसको और सुनिए और समझिए। आचार्य जी प्रणाम। संसार रूपी वृक्ष के हर पत्ते के बारे में बार बार बात करना आपको उगने जैसा तो लगता होगा। उबाता भी है, रोमांच भी देता है। माया इतनी अनपेक्षित चीज़ें कर देती है कि आदमी भौचक्का तो रह ही जाता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी देखी जा सकती थी, तो सोचा ही नहीं था। हम्म? ये लगभग बैडमिंटन या टेनिस खेलने जैसा है। छोटा सा एक कोर्ट होता है, उसकी तयशुदा सीमाएं होती हैं, बंधे हुए नियम होते हैं।
लेकिन फिर भी आपका जो प्रतिपक्षी है वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आपने सोचा भी ना हो। आप भाग रहे थे फोरहैंड पर देगा, वो तभी तेजी से बैकहैंड पे निकाल देता है। और ये चीज़ एक बार नहीं होती। छोटे से कोर्ट में बंधे हुए नियमों में सब कुछ नया नया हो सकता है, एकदम नए तरीके से खेला जा सकता है। माया बड़ी प्रबल प्रतिपक्षी है। जब आप सोचते हो आपने सब कुछ समझा दिया, सब ठीक कर दिया, तभी पता चलता है कि अरे ये कैसा इनको अद्भुत संदेह हो गया। इस संदेह की तो हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि कोई इस तरह का संदेह भी कर सकता है। हमने तो सोचा था कि हमने सारे संदेह दूर कर दिए, हमने सब कुछ समझा दिया, लेकिन उसके बाद भी किसी के मन में संदेह बचा ही रह गया। तो ठीक है, रोमांच रहता है, खेलते हैं मैच की तरह।